Hello, welcome to my YouTube channel. Let's make GS easy. Hope you all are good. तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है, जो कि किसका रिजल्ट था 1857 के रिवोल्ट का। और इस एक्ट से हमने जाना कि किस तरह से कंपनी रूल जो है वो पूरी तरह से क्या हो चुका है, डिमोलिश हो चुका है, और अब किसका रूल आ गया है, क्राउन का रूल आ गया, ठीक है। तो कौन कौन सी उन्होंने पॉलिसीज बनाई, उस एक्ट को उन्होंने गुड गवर्नमेंट एक्ट कहा। हालांकि उनके गुड गवर्नमेंट एक्ट से अब हमारे लोग इतने एक्टिव हो चुके थे, इतने पढ़े लिखे होने लगे थे, अवेयर हो चुके थे कि उनके उस गुड गवर्नमेंट एक्ट वाली पॉलिसी से वो लोग क्या थे, सेटिस्फाई नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, और डिमांड की। तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए कुछ काउंसिल एक्ट्स है, ठीक है। काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, 1892 और 1909, ये कुछ काउंसिल एक्ट है। आज हम इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 की। तो देखिए बात उठी कि आपने इंडियंस को ऐसे ही उठा के रख लिया भाई प्रोविंस से, आप क्या करो, रिप्रेजेंटेशन बनाओ किसका, इंडियंस का, किसमें, लॉ मेकिंग, ठीक है। तो बात पहली वो करते हैं कि रिप्रेजेंटेशंस ऑफ इंडियन इन लॉ मेकिंग। तो अब ये इन्होंने क्या बात की, ये देखिए कि इंडियंस को भी किसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, लॉज बनाने में। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने इस बात पर सहमति बनाई। सहमति बनाने के लिए हमें गुड़ खिला दिया, ठीक है। कैसे, देखिए, उन्होंने बोला ठीक है, हम बनाते हैं ना इंडियंस को इसका मेंबर, किसका, लेजिस्लेचर का। याद रखना, एग्जीक्यूटिव का मेंबर कभी नहीं बनाया शुरू में, बाद में जाके बनाएंगे, ठीक है, बाद में जाके बनाएंगे, सिर्फ लेजिस्लेचर का। ठीक है, हम तुम्हें मेंबर्स बना देते हैं, बट क्या कहा गया उन मेंबर्स को, नॉन ऑफिशियल्स। याद रखना, जब बात ऑफिशियल्स की आती है तो वो लोग कौन थे, अंग्रेज थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के बंदे थे। और जब बात इंडियंस की आ रही थी तो वो कौन कहलाए, नॉन ऑफिशियल्स। तो उनका होना या ना होना एक जैसा था कि वो बस दिखावा था एक तरह का। मैं आप लोगों को बता दूं कि हाँ, जो हमारा कैबिनेट है, जो काउंसिल है, उसमें लोग बैठे हुए हैं, परिषद के अंदर लोग बैठे हुए हैं इंडियन, बस एक दिखावा था किसके लिए, पीपल, जो इंडियन सिटीजन थी उसको सिर्फ सेटिस्फाई करने का एक इरादा था। लेकिन अब इंडियन बेवकूफ बनने वाले नहीं थे, आगे वो और डिमांड करेंगे अपनी। तो इस एक्ट के तहत वायसराय क्या करता था कि नॉमिनेट इंडियन एज नॉन ऑफिशियल, कैन नहीं बल्कि करता ही था, वायसराय नॉमिनेट करता था किसको, नॉन ऑफिशियल्स को। कहाँ पे, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। अभी बात करते हैं जो पहले नॉमिनेटेड 3 लोग थे वो कौन कौन थे। अच्छा, टोटल इसके 6 मेंबर्स होते थे। 6 में से कितने बंदे इंडियन थे, 3। राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। ये पहले 3 ऐसे लोग थे जो कि क्या बने, लेजिस्लेटिव काउंसिल के, वॉइस रॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल के क्या बने, नॉमिनेटेड मेंबर। किसने चुना था इनको, वॉइस रॉय, डायरेक्ट नॉमिनेट किया था, ठीक है। तो टोटल 6 मेंबर्स होते थे। 6 में से कौन हुए, 3 इंडियन थे, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। इनके नाम याद रखना, आप कई बार पूछ लिया जाता है। अच्छा, इससे पहले जब क्राउन का रूल नहीं था, ठीक है, तब क्या किया था, रिप्रेजेंटेशन में 4 लोगों को, 4 प्रोविंस को रखा गया था। कौन कौन सी थी वो बताइए आप मुझे। मद्रास था, मद्रास, बनारस, आगरा और मद्रास, बनारस, आगरा, बॉम्बे ही था क्या, ओके, ठीक है, चलिए बॉम्बे ही होगा। आगे बात करते हैं, इन्होंने अभी आपने रेगुलेटिंग एक्ट में देखा था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, रेगुलेटिंग एक्ट वाज द फर्स्ट एक्ट, रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, उसको क्या बनाया था, गवर्नर जनरल। तो जब उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया था तो बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे उनकी पावर्स उसमें क्या कर दी थी, उसको दे दी गई थी, ठीक है। बाद में एक एक्ट आया जिसमें कुछ पावर इनको रिटर्न करी गई, लेकिन कुछ अभी भी किसके पास है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास है। 1833 में क्या बना था हमारा फर्स्ट
गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया याद है आप सभी को, ठीक है। 1833 में 1773 में कौन बना? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और 1858 में वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, इनको याद रखना। तो वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम मैंटिक और कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। हाँ जी। तो कैनिंग ने ही इन तीनों को क्या किया था? नॉमिनेट किया था, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। अब जो उनकी पावर्स थी उनको वापस से डिसेंट्रलाइज किया गया। अब अगर उनको पावर्स को डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं वो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब वो क्या है, लोकल लेवल पे अपने जो है लॉज क्या कर सकते हैं? खुद बना सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? खुद अपने लॉज बना सकते हैं। तो devolution policy resulted in grant of almost complete autonomy to province in 1937। अब जब इनको इनकी पावर रिस्टोर की गई तो प्रोविंसेस जो थी उनके पास, क्योंकि ये भी प्रोविंसेस का ही पार्ट थे, तो उनकी जो पावर थी ऑटोमेटिकली वो क्या होने लगी? रिस्टोर होने लगी। और आगे जाके आप देखेंगे क्या हुआ कि जो इन्होंने जो पावर रिस्टोरेशन किया था, इन्होंने जो पावर दी थी, धीरे धीरे 1937 तक प्रोविंस क्या हो जाएंगी? खुद इस लायक हो जाएंगी कि अपने रूल रेगुलेशन क्या करने लगेंगी? बनाने लगेंगी। और आपने पार्टीशन के टाइम पे भी देखा होगा कि उनको इतनी लिबर्टी दे दी गई थी कि जो भारत में रहना चाहे वो भारत में रह ले, जो पाकिस्तान में जाना चाहे वो पाकिस्तान में चला जाए, जो इंडिपेंडेंट रहना चाहता है। तो कश्मीर ने शुरू में क्या किया था? जम्मू कश्मीर ने इंडिपेंडेंट रहा था। कौन? राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह ने स्विट्जरलैंड बना। स्विट्जरलैंड जैसा तो है खैर, बट लैंडलॉक्ड होने के कारण किसी ना किसी पे तो डिपेंडेंसी होनी थी ना। जम्मू कश्मीर क्या है? लैंडलॉक्ड एरिया है, ठीक है। और लैंडलॉक्ड एरिया ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी अच्छा नहीं माना जाता। उसको क्या है कि अगर औशनिक ट्रेडिंग करनी है तो उसको किसी कंपनी, किसी कंट्री से गो थ्रू होके निकलना पड़ेगा, है ना। तो जाके पाकिस्तान के साथ पहले थोड़ा सा हाथ मिला लिया, फिर पाकिस्तान ने कबायली भेज दिया, फिर भागे भागे आए इंडिया के पास में। तब सरदार पटेल ने वो बॉन्ड साइन करा लिया उनसे, ठीक है, कि किस तरह से जो हमारे जितने भी स्टेट हैं उनका क्या होगा, मतलब आर्टिकल कुछ, ठीक है, वो जितने भी स्टेट है, आरसीआई था एक, जितने भी स्टेट हैं वो सारे क्या हो जाएंगे? एक इंडिया के अंदर यूनियन के तौर पे वो बनकर सामने आएंगे, ठीक है। यूनाइटेड इंडिया एसआरसी था शायद, स्टेट रिकॉग्निशन कुछ करके था, मैं बताऊंगी आप लोगों को, अभी मुझे भी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसमें साइन करा लिया उन्होंने उस सर्टिफिकेट पे कि अगर भारत जीतता है, 1948 का जो वॉर हुआ था याद होगा, अगर इंडिया जीतता है तो कश्मीर, जम्मू कश्मीर किसका हिस्सा होगा? भारत का। और ये काम करने वाले कौन थे? सरदार पटेल। नेहरू को तो ऐसे ही पीएम बना दिया था, एक्चुअल में जो वर्क किया था ना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। हालांकि उनका योगदान रहा, हम उस बात को भी मतलब नहीं मना कर रहे हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा जो योगदान था वो पटेल जी का था, ये एक्चुअल बात है, इसीलिए उनको आयरन मैन बोला गया, ठीक है। स्टेट को, जोधपुर जैसा स्टेट जिसकी बीवी जो पाकिस्तानी थी, ठीक है, और वो इंडियन था, और हिंदू मेजोरिटी वाला एरिया जाके पाकिस्तान में शामिल करने चले थे, ठीक है। तो उनको उनके पापा से दोस्ती थी, उनको वो मनाना कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, इसको इंडिया में रहने दो। नहीं तो आज भारत कैसा नजर आता? हैदराबाद का है, एक बांग्लादेश आपने देख ही लिया है, ईस्टर्न पाकिस्तान किस तरह से डिवाइड हुआ है, वो तो रूल किया नहीं जा रहा था, कितने खंडों में दिखता है अगर सरदार पटेल न होते। खैर उस बात पे आगे जाएंगे। एसआरसी ही बोलते हैं उसको, स्टेट रिकॉग्निशन कुछ करके ना, फुल फॉर्म है उसकी कुछ, ठीक है। चलो बताएंगे आगे। और आगे आते हैं हम, तो डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग पावर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी, इनको पावर वापस दे दी गई, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि प्रोविंसेस को 1937 तक आते आते पूरी ऑटोनॉमी मिल गई, ठीक है, पूरी ऑटोनॉमी। अब वो स्वायत्त थे, है ना, अपनी स्वयं की, उनकी खुद की क्या थी? प्रोविंस थी, खुद की सत्ता थी। चलिए आगे जो इलेक्शन होंगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के, कांग्रेस के टाइम पे वो इलेक्शन हुए थे ना, उसमें भी इनका अच्छा खासा रोल रहेगा। उसके बाद में बात करते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ बंगाल। बंगाल की एक न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी। उसके बाद में
आपका नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, NWFP बोला जाता है इसको शॉर्ट में। नॉर्थ वेस्ट के जो स्टेट थे उनकी क्या बनी, एक काउंसिल बनी, और पंजाब की एक काउंसिल बनी। इनके ईयर हैं 1862, 1866, 1897, ठीक है। तो एक लेजिस्लेचर इनकी क्या बनी, अलग अलग बन, सेपरेट सेपरेट लेजिस्लेशन इनका क्या हुआ, लेजिस्लेचर इनका बना। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, रिकॉग्निशन ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम, ठीक है। रिकॉग्निशन ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम जो हमारी गवर्नमेंट में, अब देखो ध्यान से सुनो, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट में आज भी पोर्टफोलियो सिस्टम एग्जिस्ट करता है। क्या है पोर्टफोलियो सिस्टम? फाइल वगैरह, हम्म, ये जो मतलब फाइल वगैरह से कहा मुझे। पोर्टफोलियो का मतलब है कि जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनको सबको उनके वर्क क्या है, अलग अलग बटे हुए हैं, ठीक है। तुम फाइनेंस देखोगे, तुम लॉ देखोगे, तुम एजुकेशन देखोगे, तुम ये कई बार एक मिनिस्टर पे एक से ज्यादा भी होते हैं, सब्जेक्ट एक से ज्यादा भी होते हैं। तो ये पोर्टफोलियो सिस्टम है कि जो वर्क है उनके बीच में क्या कर दिया गया, डिवीजन कर दिया गया, ठीक है, कैबिनेट के अंदर। समझ आई मेरी बात? तो पोर्टफोलियो की शुरुआत जो आज भी एग्जिस्ट करता है, इसीलिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना ना पॉलिटी में जरूरी हो जाता है। अब बात करते हैं, इट एम्पावर्ड वायसराय टू इशू ऑर्डिनेंस विदाउट लेजिस्लेटिव काउंसिल इन इमरजेंसी। आज भी है, किसके पास है पावर? प्रेसिडेंट के पास। आज भी प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, ऑर्डिनेंस जारी करता है, ठीक है। कुछ केसेस में आपातकालीन स्थिति में, जैसे मान लो कहीं या तो राष्ट्रपति शासन लगा है या नहीं भी लगा है, राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अगर संसद में कोई कानून नहीं आया है तो एक ऑर्डिनेंस जारी करता है। अगर वो 6 महीने में पास आ जाता है तो प्रॉपर लॉ बन जाता है, नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली उसकी वैलिडिटी 6 महीने और भी बढ़ा सकते हैं, बाकी ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो उस चीज को बोला जाता है ऑर्डिनेंस। आज के टाइम में उसको कौन बनाता है, ऑर्डिनेंस कौन इशू करता है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, याद रखना, ठीक है। और तब भी इसकी वैलिडिटी कितनी थी, 6 मंथ। और आज भी ऑर्डिनेंस कितने मंथ के लिए लगता है? सुना है ना ऑर्डिनेंस के बारे में कि प्रेसिडेंट ने ये ऑर्डिनेंस जारी किया है, प्रेसिडेंट ने खास तौर से कई बार क्या है, स्टेट्स में क्या लग जाती है, स्टेट इमरजेंसी लग जाती है, या कुछ भी राष्ट्रपति शासन लग जाता है, उस टाइम पे ऑर्डिनेंस इशू कर देते हैं। नहीं भी लगता तो भी कर सकता है राष्ट्रपति, कोई कानून लेके आना हो तो कैबिनेट को वक्त दिया जाता है, अगर पास हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। 6 मंथ के लिए राष्ट्रपति जो है एक लॉ लेके आ सकता है, लॉ लेके आ सकता है, इतनी पावर होती है राष्ट्रपति के पास में, प्रेसिडेंट के पास में, ठीक है। तभी तो इमरजेंसी लगी थी कब, 1975 में, इंदिरा गांधी के टाइम पे, जून 1975 में, ठीक है। वो तो लगवाई थी खैर अपनी सत्ता को बचाने के लिए, क्योंकि प्रेसिडेंट उनका था, ठीक है। चलो अभी हो गया ये। अब ये तो था एक्ट कौन सा, 1861। तो इसको एकदम फटाफट से बताओ जल्दी जल्दी, क्या है इसमें? रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ मेकिंग मेंबर्स किसकी, इंडियन की होनी चाहिए, और उनको क्या कहा गया, नॉन ऑफिशियल्स, जबकि ब्रिटिश कौन थे, ऑफिशियल्स कहलाए, ठीक है। वायसराय नॉमिनेट करता था इनको, 3 लोग, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, सर दिनकर राव नॉमिनेट होके गए। डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग पावर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। पहले सेंट्रलाइजेशन हुआ था इनका, अब इनको डिसेंट्रलाइज कर दिया। वो आगे जाके किसका रिजल्ट आएगा कि प्रोविंस भी क्या हो गए, उनकी भी ऑटोनॉमी हो गई, ठीक है, वो भी ऑटोनोमस हो चुके थे अब तक, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल, बंगाल की याद रखना, NWFP की, और पंजाब की 1862, 1866, 1897। उसके बाद में पोर्टफोलियो सिस्टम मैंने आपको बताया कि जब डिपार्टमेंट बटे हुए रहते हैं कैबिनेट के अंदर, उन मिनिस्टर्स के उस सिस्टम को क्या बोला जाता है, पोर्टफोलियो सिस्टम बोला जाता है। उसके बाद में है कि वायसराय को एम्पावर्ड किया इसने, वायसराय को ये शक्ति प्रदान की कि वो क्या कर सकता है, ऑर्डिनेंस ला सकता है। इन केस अगर कुछ इमरजेंसी होती है तो उसे लेजिस्लेचर की एडवाइस की जरूरत नहीं है, वो खुद लॉ ला सकता है, ठीक है, जिसकी वैलिडिटी क्या होगी, 6 मंथ, ओके। उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं एवरी 6 मंथ पे, ये याद रखना, ठीक है। तो ये कुछ जो रूल्स थे या लॉज थे इसके अंडर आए। अब बात करते हैं काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 की। देखो
इस बीच में एक बड़ा काम हुआ था भारत में। ये ईयर याद है? ये ईयर याद है क्या हुआ था इसमें सत्यम? आईएनसी का फॉर्मेशन, इंडियन नेशनल फॉर्मेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का। आइलैंड ऑक्टिव ह्यूमन द्वारा। ये जितने भी मेंबर्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, इन्होंने क्या किया? अरे तुम हमें पागल समझते हो क्या? हैं? हमारा रिप्रेजेंटेशन बेवकूफ बनाने के लिए दिखाया है। तो इन्होंने कुछ डिमांड्स रखी थी। इनकी कुछ डिमांड थी कि जो इंडियंस का मतलब रिप्रेजेंटेशन है लेजिस्लेचर के अंदर, इन्होंने बोला कि एग्जीक्यूटिव में भी इंडियंस होने चाहिए, जो कि अभी तक नहीं है। ठीक है, इन्होंने बोला कि लेजिस्लेचर में और एग्जीक्यूटिव में जो इंडियन जाएं वो इलेक्शन के थ्रू जाएं। किसके थ्रू जाएं? इलेक्शन के थ्रू। इनकी ये भी बात नहीं मानी जाएगी। ठीक है, इन्होंने अगली बात बोली कि आईसीएस की जो परीक्षाएं हैं वो इंडिया में भी कंडक्ट हो। ठीक है, इस बात पर भी कोई गौर नहीं किया गया। हालांकि बाद में पब्लिक सर्विस कमीशन एक बोर्ड आएगा, कंडक्ट होगी, उसमें 1926 में जाके एग्जाम कंडक्ट होने शुरू होंगे। मतलब उसको पब्लिक सर्विस कमीशन बोर्ड को फिर आज़ादी के बाद में वो क्या बन गया? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बन गया, यूपीएससी बन गया। ठीक है, तो आईसीएस को ही उन्होंने क्या कर दिया, इंडिया में ले आए, तो वो पब्लिक सर्विस कमीशन बोला गया। ठीक है, ये बोला। तो इनकी कुछ डिमांड तो पूरी नहीं हुई। हाँ, लेकिन फिर से इनको लड्डू खिलाने की कोशिश की गई। देखें, हाँ, और एक और बात की, इन्होंने लेजिस्लेचर में नंबर बढ़ाने की बात की, और एग्जीक्यूटिव में तो आने की बात की थी कांग्रेस ने, लेकिन इन्होंने बोला कि आप लेजिस्लेचर में भी हमारे नंबर बढ़ाओ। भाई, आप इंडिया को रूल कर रहे हो, इंडिया का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा जरूरी है या नहीं है? तो चलते हैं। अब इन्होंने क्या किया? इट इंक्रीज द नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल इन सेंट्रल सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको कितना कर दिया गया? 6 से 16 कर दिया गया। ठीक है, 6 से क्या कर दिया? 16 कर दिया गया। अब इस 6 में देखो, पहले 3-3 का रेशो होता था। 3 कौन? इंडियंस और 3 ब्रिटिश। ठीक है, अब इसको 6 से 16 कर दिया। इसमें 6 कौन होंगे? इंडियंस। नहीं, 6 ब्रिटिश। 6 ब्रिटिश। पार्लियामेंट गवर्नमेंट है। ठीक है, 6 कौन होंगे इसमें? ब्रिटिश होंगे। और 10 कौन होंगे? इंडियंस होंगे। अब तुम्हें लग रहा होगा कि इंडियन का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है। इसमें रिप्रेजेंटेशन कुछ भी कर लो, एग्जीक्यूटिव में तो है ही। लेजिस्लेचर में कितना ही रिप्रेजेंटेशन बढ़ा लो, एग्जीक्यूटिव में तो है ही नहीं दिया। नहीं, तो मेन काम तो एग्जीक्यूटिव कर रही है वहां पे। ठीक है, एग्जीक्यूटिव में रिप्रेजेंटेशन नहीं था अभी तक। ठीक है, तो इसमें नंबर बढ़ा दिया गया। प्रोविंशियल जो काउंसिल है उसमें भी नंबर बढ़ाए गए, उसको मेजोरिटी ले जा सकते थे। ठीक है, लेकिन अब इन्होंने बोला बट मेंटेन ऑफिशियल्स मेजोरिटी इन सेंटर। अब ये बात भी इन्होंने बोल दी। किस लिए बोली? क्योंकि एग्जीक्यूटिव में कौन नहीं है? इंडियंस है ही नहीं, तो मेजोरिटी ऑटोमेटिक किसकी है? ऑफिशियल्स की है, यानी ब्रिटिशर्स की है, नॉन ऑफिशियल्स की नहीं है। अब ये जो 10 इलेक्शन हुए, इसमें से भी 5 तो वाइसराय नॉमिनेट करता था। मतलब 10 के 10 जो है नॉमिनेट तो वाइसराय कर रहा है, 5 डायरेक्ट नॉमिनेशन है। ठीक है, उसके बाद जो 4 नॉमिनेशन है वो किसकी सलाह पे कर रहा है? लेजिस्लेचर अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल की सलाह पे कर रहा है, या प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव की सलाह पे कर रहा है। और जो एक है, ठीक है, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एक बंदा वहां से आ रहा है नॉमिनेट होके। ठीक है, तो कांग्रेस ने डिमांड किस चीज की थी? इलेक्शन कराने की, लेकिन इलेक्शन नहीं हुआ। सिर्फ क्या चल रहा है अभी भी? नॉमिनेशन। इलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, अरुणा समझ आ रहा है ना? इलेक्शन नहीं हुआ, क्या चल रहा है? नॉमिनेशन ही चल रहा है। ठीक है, चलते हैं आगे। तो इसमें समझ आया, 6 से 16 कर दी गई। और किस तरह से कि वो भी मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, एग्जीक्यूटिव में स्टिल इंडियन आर नॉट एग्जिस्ट, इंडियन डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसने लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो फंक्शंस थे, ठीक है, उनको इंक्रीज कर दिया, है ना। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर थे उनको ये पावर दी कि वो किसको लेके डिस्कस करें? बजट को लेके। और बजट ही सब कुछ होता है। हमारा भी आने वाला है क्या 2-4 दिन में? फरवरी आ गई। कब आता है? फरवरी के फर्स्ट वीक में। ठीक है,
उसके लिए रेडी रहना। वैसे तो मैं उस पर क्लास लूंगी जब बजट आएगा, तो मैं प्रॉपर एक क्लास लूंगी। और मैं एक और इनिशिएटिव स्टार्ट करना चाह रही हूँ ऑफलाइन वालों के लिए, आप लोगों के लिए भी और ऑनलाइन वालों के लिए भी, कि मैं मतलब कोशिश करूंगी कि वीकली करंट अफेयर्स कराऊं। बाकी जनवरी का मैं मंथली करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन करके पूरा एक क्लास उस पर लूंगी। ठीक है, चलो तो अभी हम बात करते हैं इंक्रीज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, एंड इसने किस चीज की पावर दी इन लोगों को? बजट पर डिस्कशन करने की। इसकी भी डिमांड किसने की थी, याद रखना, कांग्रेस ने। और इनको ये भी पावर दी कि ये क्वेश्चन कर सके किसको? एग्जीक्यूटिव को। ठीक है, लेकिन उसके लिए इनको क्या करना पड़ता था? 7 दिन पहले उनको नोटिस देना होता था। 7 दिन पहले ये उनको नोटिफाई करेंगे, उसके बाद वो आंसर देंगे। आंसर देने के बाद सेटिस्फाई हो या ना हो, रिक्वेश्चनिंग का राइट इनको नहीं था। याद रखना, इन्होंने एडिशनल मेंबर की तरह वर्क किया है। मेंबर तो एक्चुअल में 6 ही थे, वो जो 10 है वो क्या कर दिए गए? एडिशनल कर दिए। ठीक है, ठीक है, तुम्हें ये चाहिए राइट कि तुम क्वेश्चन कर सको, एग्जीक्यूटिव को दिया। अब एग्जीक्यूटिव उसका क्या आंसर बना के दे रही है, क्या नहीं दे रही है, आप रिक्वेश्चनिंग आप नहीं कर सकते। ठीक है, बजट के बारे में डिस्कशन, हाँ आपसे सलाह ले लेंगे, आपकी बात माने या ना माने वो हमारी मर्जी। ठीक है, हालांकि इस चीज की परमिशन मिली, ये भी बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, और इनकी जड़ उखड़ने लगी थी, भाई पढ़े लिखे लोग आ गए थे अब, है ना, और आगे जाके तो गांधी जी भी आ जाएंगे। बाल गंगाधर तिलक गांधी जी, और इतने मतलब कांग्रेस का नरम दल था ना अभी इस टाइम पे? क्या नरम दल था ना? अभी तक दल एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब आगे अभी फिर भी मतलब वही है कि कांग्रेस में लेटेस्ट वगैरह लिख के देते अभी हैं। लिबरल थॉट वाले। हाँ, वही। ठीक, चलो आगे चलते हैं। एग्रेशन वाले अभी नहीं है, अभी चलते हैं। इट प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव, ठीक है, काउंसिल बाय द वाइसरॉय ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कि मैंने आपको बताया था, वो नीचे आ गया, वो दोबारा लिख दिया लाइन शायद मैंने। उन्होंने डिमांड की थी ना कि बढ़ा दिया जाए नंबर, तो जो इनका नॉमिनेशन होता था ये कौन करता था? वाइसरॉय करता था। किसकी एडवाइजरी पे करता था? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की पे। और किसकी पे? बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एडवाइजरी पे ये इसका रेशो है 5 डायरेक्ट नॉमिनेशन, 4 प्रोविंशियल एडवाइजरी पे, अब एक बंगाल चैम्बर, हाँ एक बंगाल चैम्बर। ठीक है, ओके। सेम प्रोसेस जो होता था वो होता था कहाँ? प्रोविंसेस में। प्रोविंसेस में कौन नॉमिनेट कर रहा था? पर गवर्नर। याद रखना, गवर्नर छोटे हो गए थे। आज भी स्टेट्स में कौन होता है? गवर्नर। ठीक है, शपथ कौन दिलाता है? सीएम को। ठीक है, सीएम को गवर्नर। ठीक है, तो गवर्नर के पास अथॉरिटी थी नॉमिनेशन की, लेकिन वो किसकी रिकमेंडेशन पे करता था? याद रखना, कुछ लोगों को जो और रॉयल लोग थे उनको राइट मिले, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हो गए, पढ़े लिखे हो गए। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पढ़े लिखे का होता है, ठीक है, एजुकेशन बोर्ड कुछ भी हो, म्युनिसिपैलिटीज हो गई, ठीक है, उसके बाद में यूनिवर्सिटीज हो गई, ट्रेड एसोसिएशन हो गए, ठीक है, और जमींदार हो गए, सारे रॉयल्स ही हैं। ठीक है, उसके अलावा चैम्बर्स हो गए, कॉमर्स चैम्बर्स हो गए। ठीक है, तो ये सब जो थे, कौन से लेजिस्लेचर में इनको परमिशन मिली? कौन से में? प्रोविंशियल में। सेंटर में उनको अभी भी परमिशन नहीं है। कुछ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर की सलाह पे सेंटर में क्या किए गए? नॉमिनेट किए गए 4 बंदे, लेकिन अब प्रोविंशियल लेवल पे ये परमिशन थी कि जो रॉयल लोग हैं वो क्या कर सकते हैं? इलेक्ट कर सकते हैं किसको? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। किसको इलेक्ट कर सकते हैं? अपने लेजिस्लेटिव मेंबर्स को। ओके, ठीक है, तो लेजिस्लेचर में जो मेंबर्स हैं उनको, वैसे तो ये जो मतलब नॉमिनेशन सिर्फ नाम का था, ठीक है, प्रोविंशियल लेवल पे तो ये क्या था? एक तरह से इलेक्शन ही था, बट कुछ लिमिटेड लोगों को ही क्या थे? इलेक्टोरल क्या थे? राइट्स थे। तो जिनका नाम मैंने जैसे ये बता दिया मैंने, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटी, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार, चैम्बर्स वगैरह, ठीक है, इन्हीं को राइट थे।
करा कहा जाता है कि इलेक्शन वॉज डन, इलेक्शन तो हुआ था, बट इस एक्ट में कहीं पर भी इलेक्शन टर्म का यूज नहीं हुआ। यूज क्या टर्म हुई? नॉमिनेशन। नॉमिनेशन। ठीक है। जो प्रोविंशियल जो लेजिस्लेटिव मेंबर्स जो चुने गए वो क्या थे? नॉमिनेट, इलेक्टेड थे, लेकिन टर्मिनोलॉजी कहीं भी यूज नहीं हुई। यूज क्या हुआ? नॉमिनेशन। नॉमिनेशन वर्ड यूज हुआ। और इस तरह से 1892 का जो काउंसिल एक्ट है, इसकी ये कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें थी ये थी। इसके बाद 1909 की बात करेंगे हम, किस तरह से उसमें लोकल रिप्रेजेंटेशन और ज़्यादा बढ़ेगा, और बल्कि उसमें तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ेगा कि मुस्लिम्स को ना अभी फूट डालो कि शासन करो की जो पॉलिसी थी, आगे बंगाल विभाजन होगा 1905 में, उसके बाद में ना इनको और हवा देंगे ये लोग। ठीक है, तो उसमें मुस्लिम लीग क्या होगी? अलग से काम करने लगेगी, कांग्रेस से अलग हो जाएगी, और मुस्लिम्स को अलग से वोटिंग राइट दिया जाएगा। ठीक है, तो कम्युनल बेसिस पे ना, ठीक है, क्या होने लगेंगे? इलेक्शन होने लगेंगे। वो अभी हम बताते हैं आपको कैसे। आशा करते हैं ये क्लास आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।